नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अब जम्मू तवी तक मिलेगी ट्रेन सेवा, डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई। रेल मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर है सवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के समकक्ष क्रोसेटो के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026-27 का आदान प्रदान। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिक तालमेल बढ़ाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों की महिला विरोधी छवि हुई जग जाहिर। कर्नाटक में सीएम पद पर सियासी माथापच्ची के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राज्य में फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं, सोनिया और राहुल गांधी पर छोड़ा फैसला। देश में यूरिया और डीएपी की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित। उर्वरकों की कीमतों में नहीं होगी वृद्धि। कॉमर्शियल एलपीजी की बिक्री में वृद्धि दर्ज। पर्याप्त स्टॉक मौजूद। ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंची। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब ये ट्रेन जम्मू तवी तक चलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ा दिन है। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख लोग। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन। जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं। जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देगी, सुरक्षा बलों को सुविधा मिलेगी, साथ ही यहाँ के लोगों का व्यापार भी मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर में रेल की जाल बिछने का काम उसी तरह से, उसी गति से हो रहा है जिस तरह के बाकी प्रदेशों में। हालांकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफी भिन्न है, काफी कठिन। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल। उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस। सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है, जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है।
इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज वाकई हमने जम्मू को रेल के माध्यम से कश्मीर से जोड़ा है। कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वजीर आजम साहब कटरा आए। कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को अंतिम रूप देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर स्थित अंजी खड्ड ब्रिज का दौरा किया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री ने पुल के एक तकनीकी पहलू का गहराई से निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने पुल के मुख्य पिल्लर और उस पर टिके 96 केबलों की मजबूती के बारे में भी इंजीनियरों से जानकारी ली। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। अश्विनी वैष्णव ने इंजीनियरों और मजदूरों से भी बातचीत की, जिन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस आधुनिक चमत्कार को साकार किया है। सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी डिज़ाइन, इसकी मेंटेनेंस, इस पर बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और उनका एग्जीक्यूशन, ये ब्रिज उसका एग्जाम्पल है। 1 साल हो गया ब्रिज के इनॉग्रेशन में, तो आज यहाँ पर क्या क्या अनुभव रहा 1 साल का, किस तरह से सेंसर्स, डिज़ाइंस, सारे पैरामीटर्स, तो टीम ने बताया है कि सारे पैरामीटर्स विद इन पैरामीटर्स रहे हैं। 0 डिग्री भी टेम्परेचर गया है और हाई विंड वेलोसिटी भी देखी है, और सारी परिस्थितियां जो डिज़ाइन जिस तरह से किया गया था उसी डिज़ाइन के पैरामीटर्स के लिमिट्स के अंदर ही सभी पैरामीटर्स रहे। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के बीच सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को पूरी तरह स्थिर बताया। अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित है और कहीं भी स्टॉक की कमी नहीं है। कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है। एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज़ की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल कर चुके हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। अब तक 2,857 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देश भर में पोत संचालन सामान्य रूप से जारी है। All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours. The control room has handled 8,155 calls and more than 17,000 emails since its activation. In the past 24 hours, 121 calls and 285 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,857 Indian seafarers so far, including 28 in the last 24 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उन्होंने हिस्सा लिया। माफ कीजिएगा, वो हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रम में।
लद्दाख पहुंचने पर अमित शाह का पारंपरिक ढंग से भव्य स्वागत किया गया। दरअसल गृह मंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। नवाचार और समावेशिता पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में आए बड़े बदलावों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और बीमारियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव को भी साझा किया। नड्डा ने कहा कि भारत 1 दशक पहले ही पोलियो पर जीत हासिल कर चुका है। साथ ही सरकार के प्रयासों के कारण 2015 में टिटनस का भी खात्मा हो चुका है। वहीं भारत को 2024 में ट्रैकोमा से आज़ादी मिल चुकी है। जेपी नड्डा ने इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। मुझे आप सबको इसके लिए साधुवाद भी देना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसीलिए भारत के इंडिकेटर जो हैं वो ग्लोबल इंडिकेटर से कहीं आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो फाइनेंसेस जो आपको बजटिंग के माध्यम से दे रहे हैं, उसका राइटफुल यूटिलाइजेशन और राइटफुल प्लानिंग, इन दोनों पर हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विशेष सत्र के दौरान सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस समेत इस अधिनियम का विरोध करने वाले तमाम राजनीतिक दलों को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये विडंबना ही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा आधी आबादी के उत्थान, उनकी प्रगति, उनकी गरिमा, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए किसी भी प्रगतिशील कदम का विरोध करते हैं। आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जमकर घेरा। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की और विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल वादे करती है बल्कि उसे धरातल पर भी उतारती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके नारी शक्ति के अधिकारों पर डाका डाला है। देश की आधी आबादी इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में रखा। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने इस बिल का समर्थन ना करके महिलाओं को मिलने वाले अधिकार पर एक तरह से डाका डाला है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है और राज्य में नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं, इसका फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि 4 मई को 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसले की संभावना है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ सत्ता साझा किए जाने के समझौते से जुड़ी चर्चा को उनके समर्थक हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये सहमति बनी थी कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान ही सिद्धरमैया और शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर बारी बारी इस पद को संभालेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख के बयानों से ये स्पष्ट होता है कि खेड़ा की गिरफ्तारी की आशंका सही है। वहीं असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकड्रॉप में लिखी हुई बातों से साफ है कि सनसनी फैलाने के लिए ये आरोप लगाए गए। नई दिल्ली में ब्रिक्स संस्कृति मीडिया मंच ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय निवेश मंच 2026 का आयोजन किया। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विकास, व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मकसद ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से विश्व की बढ़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ मिलकर ब्रिक्स देश वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सांस्कृतिक मिलाप इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। Cultures from the east and the west are represented in BRICS nations and this format. And in this format, we need to increase more interaction and start solving problems. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक स्तर पर कुशल मानव संसाधन प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और विश्व को नई दिशा दे सकते हैं। You know, with its members now, 11 members now, has all the resources at its command to play that central role of bringing about a new world order which is in sync with the 21st century. BRICS today has all the financial resources. I mean, countries, you know, which are capital surplus, which are energy surplus, you know, which are financially, you know, endowed. The BRICS have all the human resources. भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल दोनों परीक्षाओं में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ICSE परीक्षा में 2,58,721 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से कुल 99.18% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। लड़कियों ने 99.46% की सफलता दर हासिल की, जबकि लड़कों ने 98.93% की सफलता दर प्राप्त की। ISC परीक्षा में 1,03,316 छात्रों ने परीक्षा दी और उनमें से 99.13% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। लड़कियों ने 99.48% की सफलता दर हासिल की, जबकि लड़कों का प्रदर्शन 98.81% रहा। इन परिणामों में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि लड़कियों ने दोनों परीक्षाओं में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
ICSE और ISC दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों ने सफलता के मामले में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, जो उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी ये यात्रा 5 से 7 मई तक 3 दिनों की रहेगी। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस साल अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति टो लाम की भारत की ये पहली राजकीय यात्रा होगी। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मई को आगमन के बाद राष्ट्रपति टो लाम का 6 मई को राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ बैठक करेंगी। अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लाम बोधगया और मुंबई भी जाएंगे। राष्ट्रपति टो लाम की ये यात्रा ऐसे अवसर पर हो रही है जब दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाए जाने की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस साझेदारी पर सहमति 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान बनी थी। नेताओं के बीच इस संवाद से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में साइबर पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की है। अधिकारियों के मुताबिक उन पर सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है जो कथित तौर पर अलगाववाद का समर्थन करता है और जिसका संबंध दिवंगत नेता सैयद अली शाह गिलानी से बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये मामला भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 के तहत दर्ज किया गया है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से जुड़ी है। FIR में कुछ अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जिन पर इस कंटेंट को ऑनलाइन फैलाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और वीडियो के प्रसार व इसके पीछे की मंशा का पता लगाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का असर अब तेल बाजार, OPEC और मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के बंदरगाहों पर लगाया गया नाकेबंदी अभियान सफल रहा है और उन्होंने तेहरान से हार मानने की अपील की है। वहीं ईरान ने अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी संयम की नीति अब तक अमेरिकी कूटनीति को मौका देने के लिए थी। बहरहाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे दुनिया भर में ईंधन महंगा हो रहा है। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहराता जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये इस सीजन में दूसरी बार है जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं तो RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। RCB की बल्लेबाजी इस सीजन में आक्रामक रही है, वहीं गेंदबाजी आक्रमण भी बेहद मजबूत दिख रहा है। जोश हेजलवुड बेहतरीन फॉर्म में है, जबकि भुवनेश्वर कुमार नई और पुरानी दोनों गेंदों से खतरनाक साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम रहा है, जिसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर मौजूद हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के आगे 34 ओवर 1 गेंद में ही महज 115 रन के कुल स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने साई आकाश की 19 गेंद में 41 रन की शानदार
व उमर अशरफ की 27 रन की पारी की बदौलत 17 ओवर 4 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से वीरेंद्र सिंह ने 4 व कुलदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले भारतीय बल्लेबाज साई आकाश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। था और हमारी टीम पूरी तरीके से यहाँ के क्लाइमेट और मौसम के अनुकूल ढल चुकी है और आज उसका नतीजा आपने देखा। इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, पूरी टीम एक लिमिट में खेली और साथ में चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे हमारी बैटिंग की स्किल रही हो, सभी स्किल में हमने सबसे बेस्ट किया है। और मुझे आशा है आने वाले जो विकेट T20 रहेगा और वनडे रहेगा, दोनों मैच हम जीतेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। जब सबसे पहले हम ग्राउंड में आए तो हमने प्लान किया कि हमें साउथ अफ्रीका को बहुत कम से कम रन स्कोर पर रोकना है और एक अच्छी पार्टनरशिप करनी है। उसी क्योंकि साउथ अफ्रीका का मौसम का कुछ पता नहीं है, अगर हम लास्ट मैच के लिए रुकते तो हो सकता था बारिश से मैच टाई भी हो सकता था। इसलिए हमने प्लान किया कि हम स्टार्टिंग में दोनों मैचों को जीतकर आगे सीरीज तक कब्जा कर लेंगे और उम्मीद है कि हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पूरी सीरीज को यहाँ से जीतेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कोचिंग स्टाफ का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।